हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टीकाकरण के एमसीक्यू करने वाले हैं। सुपर हिट ये टीकाकरण के प्रश्न हैं और इससे आपका संपूर्ण टीकाकरण कवर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। कौन सा टीका कौन सा होता है, कौन सा प्रकार होता है, कहाँ पे दिया जाता है, कितने डिग्री पे दिया जाता है, सारे ही क्वेश्चन हम इसके कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहला टीका किसने विकसित किया था। सबसे पहला जो टीका आया था वो किसने विकसित किया था। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जाता है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाता है या फादर ऑफ वैक्सीन किसको कहा जाता है। सबसे पहले किसने वैक्सीन को बनाया था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले जो आया था 1896 के समथिंग आया था, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले विकसित किया था और इनको ही फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। किसको? एडवर्ड जेनर को। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने किसकी की थी? रेबीज की। थॉमस मार्टिन जो थे, तो थॉमस मार्टिन जो थे वो एक कंप्यूटर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होते हैं पेनिसिलिन के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले टीका विकसित किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? 1796 में इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक का टीका क्या होता है? वेरिसेला वायरस के कारण होने वाला होता है चेचक का टीका, और ये एक प्रकार की सक्रिय वैक्सीन होती है। चेचक का टीका किस प्रकार का टीका होता है? सक्रिय, या जिसको हम जीवित वैक्सीन भी बोलते हैं या लाइव बेस्ड वैक्सीन भी इसको बोला जाता है चेचक के टीके को। कब हुई थी? 1796 में हुई थी। एक आता है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी एडवर्ड जेनर को ही कहा जाता है। चेचक की बात करें तो चेचक पूरी तरह से भारत से उन्मूलित हो गया था 1977 में। और क्योंकि 1975 में लास्ट वाला केस आया था, 1977 में प्रमाणिक तरीके से मुक्त हो गया था और 1980 में भारत जो है पूरी तरह से चेचक से मुक्त हो गया था। चेचक का टीका वेरिसेला वायरस के कारण चेचक होता है, और बात चिकन पॉक्स की करें तो वेरिसेला जेस्टर के कारण, वायरस के कारण हो जाता है। चेचक की वैक्सीन एक सक्रिय वैक्सीन है या लाइव वैक्सीन या जीवित वैक्सीन भी इसको बोलते हैं। चेचक की वैक्सीन का देने का मार्ग है एससी मोड। चेचक के टीके को किस मार्ग द्वारा दिया जाता है? चेचक के टीके को एससी मार्ग द्वारा दिया जाता है। यह सब क्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे इसको बोलते हैं, चमड़ी के नीचे इसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित टीका कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया? देखो, तीन डेट बता रही हूँ, तीनों डेटों याद, तीन डेट आपको याद रखना है। एक याद रखना है 1974, इसका आंसर 1978 है, और एक याद रखना 1978, और एक याद रखना 1985। ये तीन डेट आपको याद रखना है। 1974 में क्या हुआ था? जीपीआई आरंभ हुआ था, या इसको हम बोलते हैं जीआईपी भी बोलते हैं। 1978 में ईपीआई आरंभ हुआ था और 1985 में यूपीआई या यूआईपी आरंभ हुआ था। इसको आईपी पलट भी सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन मतलब वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम। वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो वैश्विक टीकाकरण जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था वो 1974 में हुआ था। 1978 में क्या हुआ था? विस्तारित टीकाकरण जो कार्यक्रम है वो कब आरंभ हुआ था? 1978 में हुआ था। और सब दोनों को मिला के सार्वभौमिक हर बच्चे को शामिल करने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आरंभ हुआ था? 1985 में आरंभ हुआ था। ये तीनों ही डेट आपको याद रखना है टीकाकरण कार्यक्रम की, 1974, 1978 और 1985। तीनों ही डेट इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए। जब ये 1978 में आरंभ हुआ था ईपीआई में, उस समय डीपीटी, पोलियो वैक्सीन, खसरा वैक्सीन, ये इस तरह की रूबेला वैक्सीन, ये जो वैक्सीन शुरू में दी जाती थी, पोलियो वैक्सीन। लेकिन बाद में 1985 में मीजल्स की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा 6 बीमारियों का टीका दिया जाने लगा था राष्ट्रीय स्तर पर, और जो 2 बीमारियां हैं वो उपराष्ट्रीय स्तर पर इसमें दिया जाने लगा था 1985 में। वर्तमान में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 12 बीमारियों को शामिल किया है, जबकि ये जब आया था 1985 में उस समय केवल 6 बीमारियों पर ये केंद्रित था। वर्तमान में कितने हैं? 12 बीमारियों पर ये केंद्रित है। यहाँ पे पूछ रहे हैं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष आरंभ किया गया? तो विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में 1978 में शामिल किया गया।
एक और चीज़ आती है कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी 9 बीमारियों के खिलाफ होता है। तो सबसे पहला होता है डीपीटी। डीपीटी में 3 बीमारियां आ जाएंगी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। 3 बीमारियां ये हो जाती हैं। इसके अलावा चौथा होता है पोलियो। पोलियो वैक्सीन दी जाती है चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर खसरे की वैक्सीन दी जाती है ना। 5वें नंबर पर खसरे की वैक्सीन दी जाती है। खसरे की जो खसरा और रूबेला को स्टार्टिंग जो हुई थी देने की, वो 2016-17 से दी जाने लगी है खसरा और रूबेला की वैक्सीन। इसके अलावा तपेदिक जो बस बचपन के रोग है वो बीसीजी का टीका दिया जाता है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन सब का जो टीका है वो इसके अंतर्गत दिया जाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये सब जो टीके हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे। सबसे शुरुआत मतलब टीकाकरण जो आया था वो सबसे पहले कहाँ पे आया था, कहाँ स्टार्ट होना हो गया था। तो सबसे पहले जो शुरुआती अग्रदूत थे इसके चीनी लोग थे। 2000 वर्ष पहले चीन और भारत में इसका प्रयोग किया गया था। एक ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन ये एडवर्ड जेनर ब्रिटिशर्स थे लेकिन इन्होंने चीन में प्रयोग किया था, इसलिए शुरुआती लोग कौन थे, चीनी लोग शुरुआती लोग कहे जाते हैं। अगला है, भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम रोगों में निम्नलिखित में से किस टीके को हाल ही में शामिल नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसा टीका है जो हाल ही में शामिल नहीं किया गया है। रोटावायरस वैक्सीन जो होती है दी जाती है, विशेषता विशेष क्षेत्रों में इसको दी जाती है। हाल ही में इसको शामिल किया गया है, 2016 में इसको शामिल किया गया है। रूबेला भी जो है 2017 से रूबेला की वैक्सीन दी जाने लगी है। ठीक है, रूबेला की वैक्सीन भी दी जाने लगी, हाल ही में इसको जोड़ा गया है। जापानी इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन जो है वो 2006 से दी जाने लगी है। मलेरिया की वैक्सीन को हाल ही में शामिल नहीं किया गया है, मलेरिया की वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया है। टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, 1978 में हुआ। 1985 में इसका नाम क्या हो गया, सार्वभौमिक टीकाकरण हो गया। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में कितने बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, 12, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, 9, और उपराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी है, 3। उपराष्ट्रीय स्तर मतलब होता है जो क्षेत्रीय स्तर पर लगाए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर लगाया जाता है, एक तो रोटा वायरस लगाया जाता है, दूसरा लगाई जाती है न्यूमोकोकल वैक्सीन, और तीसरा लगाई जाती है जापानी इंसेफ्लाइटिस। न्यूमोकोकल वैक्सीन की शुरुआत भी 2017 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें से किसको किसको हाल में टीकों में शामिल नहीं किया गया। मलेरिया की वैक्सीन को हाल ही में शामिल नहीं किया गया है। ये जो मलेरिया की वैक्सीन है ना, ये मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, एक परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। इसकी मलेरिया की अलग अलग प्रजातियां होती हैं जिनके द्वारा ये होता है। प्लीहा को ये प्रभावित करता है, हमारे शरीर के प्लीहा को ये प्रभावित करता है। और क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा होता है, परजीवी द्वारा होता है, प्रोटोजोअन परजीवी द्वारा ये रोग होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो वैक्सीन है वो बीसीजी वैक्सीन से संबंधित होती है। देखो, वैक्सीन जो मेन वैक्सीन होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। इस प्रकार से ये 2 प्रकार की वैक्सीन होती हैं, एक होती है सक्रिय होती है और एक क्या होती है, निष्क्रिय होती है। लेकिन इसकी निष्क्रिय वैक्सीन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि टॉक्साइड में इसको बांट दिया जाता है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इसको बांट दिया जाता है, mRNA टेक्निक में इसको बांट दिया जाता है। लेकिन मेन जो होती हैं सक्रिय और निष्क्रिय होती हैं। सक्रिय का मतलब क्या होता है, किसी जीवित बैक्टीरिया से, जीवित जीवाणु को या कमज़ोर करके बनाने वाली जो वैक्सीन होती हैं वो सक्रिय होती हैं। और किसी भी जीवाणु को, किसी भी रोगाणु को मार कर, मतलब मृत जीवों से बनाई गई वैक्सीन क्या होती हैं, निष्क्रिय होती है। जो बीसीजी की वैक्सीन है वो जीवित वैक्सीन होती है। बीसीजी की वैक्सीन कैसी होती है, जीवित वैक्सीन होती है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा चेचक की जो वैक्सीन होती है वो भी जीवित की वैक्सीन होती है। खसरा की जो वैक्सीन होती है वो भी जीवित वैक्सीन होती है। निमोनिया की वैक्सीन जो होती है, निमोनिया की वैक्सीन भी कैसी होती है, निमोनिया की वैक्सीन भी जीवित वैक्सीन होती है। कुछ ऐसी वैक्सीन है जो जीवित वैक्सीन होती हैं, जबकि कुछ वैक्सीन होती हैं जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, वो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है ये मृत वैक्सीन भी होती हैं और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी इसको कहा जाता है। कोविड-19 की जो वैक्सीन होती है वो mRNA वैक्सीन होती है। इसका मतलब होता है व्यक्ति के अंदर से ही जीन निकाल कर वैक्सीन को बनाया जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन कौन सी हो जाएगी, जीवित छींक टीका हो जाएगा। बीसीजी कौन सी वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, या जीवित वैक्सीन होती है बीसीजी। बीसीजी बच्चे को, नवजात बच्चे को दी जाती है। जैसे ही बच्चा होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बीसीजी की वैक्सीन दे दी जाती है। और जो बीसीजी की वैक्सीन दे दी जाती है उसकी जो मात्रा दी जाती है सबसे शुरू में 0.0 ml दी जाती है। बीसीजी की वैक्सीन जो है वो आईडी मोड द्वारा दी जाती है, इंट्राडर्मल मोड द्वारा दी जाती है, मतलब त्वचा के अंदर बीसीजी की वैक्सीन को डाला जाता है तो 0.05 ml दी जाती है। इसके अलावा यदि ये अगर समय रहते मतलब समय पर इसकी वैक्सीन ना दी जाए बीसीजी की, तो 1 महीने के अंदर के बाद या अंदर इसकी वैक्सीन दी जाती है। तो जब तुरंत इसकी वैक्सीन नहीं दी जाए, 1 महीने के अंदर इसकी मात्रा दी जाए, तो 0.1 ml इसकी मात्रा दी जाती है। तो याद रखिएगा। टीके के मेन प्रकार 2 होते हैं, लेकिन उप प्रकार में अगर देखें तो 3 प्रकार हो जाते हैं। एक जीवित टीका, कमजोर टीका और टॉक्साइड टीका। टॉक्साइड टीके में कौन से आ जाते हैं, जिसमें भी टीटी जुड़ा होता है, जैसे कि डिप्थीरिया हुआ, ये भी टॉक्साइड आ जाएगा, है ना। डिप्थीरिया टिटनेस जो होता है वो भी टॉक्साइड टीके में आ जाता है। खसरा, पोलियो, रूबेला, ये कौन से टीके में आते हैं, खसरा, बीसीजी, रूबेला, ये जीवित टीके में आते हैं। इसके अलावा काली खांसी, रेबीज, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, हैजा, ये जो होते हैं ये मृत जीवों में आते हैं। टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है वो 2 प्रकार की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है सबसे पहले तो हम उसको टीएवी बोलते हैं। टाइफाइड की वैक्सीन को क्या बोलते हैं, टीएवी बोलते हैं। और टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है वो लाइव भी होती है और किल्ड भी होती है। लाइव और किल्ड कैसे दी जाती है, देखो अगर किसी व्यक्ति में हमको पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है नहीं है लेकिन उसको हो सकता है, उसको संक्रमण का खतरा है, तो हम उसको निष्क्रिय वैक्सीन देते हैं। लेकिन हमको पता है कि उस व्यक्ति को ये हो गया है रोग, ये वैक्सीन मतलब उसको हो गया है, टाइफाइड हो गया है, वो टाइफाइड से संक्रमित है, तो हम उसको जल्दी ठीक करने के लिए उसको हम सक्रिय वैक्सीन देते हैं। तो ये याद रखिएगा। और टाइफाइड के 2 प्रकार होते हैं। इसके अलावा जो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, उसकी जो वैक्सीन दी जाती है वो आईएम मोड द्वारा दी जाती है, मतलब पेशी के माध्यम से दी जाती है। आईएम मतलब होता है इंट्रामस्क्यूलर, मतलब मांसपेशियों में ये वैक्सीन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो किस रूट द्वारा दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया होगा ना, तो मैंने पूरी वैक्सीन, जितनी भी जीवित वैक्सीन है सबको ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है, जितनी भी किल्ड वैक्सीन है ट्रिक द्वारा याद करा दिया है। हर वैक्सीन को किस मार्ग द्वारा दिया जाता है ये भी याद करा दिया है, और किस वैक्सीन को किस मार्ग में कितने डिग्री पर दिया जाता है ये भी ट्रिक द्वारा याद करा दिया जाता है। हम पढ़ते हैं, हम उतना याद नहीं रख पाते हैं जितना हम लंबे समय तक ट्रिक द्वारा याद कर पाते हैं। अगर आपको भी वैक्सीनेशन पूरा ट्रिक द्वारा याद करना है, आप भी इसको पूरा ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक वीडियो देखना है केवल वैक्सीन का, उसमें आपकी सारी जो वैक्सीन का टोटल का टॉपिक है ना वो पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक MCQ बंच दे दिया जाएगा वैक्सीन का, वो करना है। एक थ्योरी PDF भी दी जाएगी जिसको हमने वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाया है और PDF भी दी हुई है। पूरा वैक्सीनेशन आपके जो 10 नंबर हैं वो आपके पूरे कवर हो जाएंगे। उसमें आपको सारा पूरा वैक्सीन कवर किया है, प्रकार उसमें कितनी प्रकार में दी जाती है, कैसे दी जाती है, कितने डिग्री पर दी जाती है, किस वैक्सीन की खोज कब हुई, कौन सी वैक्सीन को टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया, और इन सबको मैंने ट्रिक द्वारा याद कराया है। टीकाकरण नीति कब आई, टीकाकरण तीव्रता वर्ष कब घोषित किया, ये सारा मैंने बहुत अच्छे से उसमें करवाया है। कौन सी वैक्सीन कब आई है, रोटा वायरस कब आई, मिजल्स कब आई, टिटनेस कब आई, सारी मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में ट्रिक द्वारा करवाया है। तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको वो वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। मुश्किल से 30-35 मिनट का वीडियो रहेगा और आपको उसमें पूरा वैक्सीन समझ में आ जाएगा। बीसीजी वैक्सीन किस रूट द्वारा दी जाती है। बीसीजी जो वैक्सीन होती है वो कैसी वैक्सीन होती है, बीसीजी वैक्सीन एक जीवित वैक्सीन होती है। बीसीजी वैक्सीन कैसे भी वैक्सीन होती है, जीवित या लाइव वैक्सीन होती है। किस में दी जाती है, ये तपेदिक या टीबी की बीमारी में ये दी जाती है। इसको किस मोड द्वारा दिया जाता है, इसको इंट्राडर्मल मोड द्वारा दिया जाता है। इंट्राडर्मल जो मोड होता है वो कितने डिग्री पर लगाया जाता है, इंट्राडर्मल मोड का जो इंजेक्शन है वो कितने डिग्री पर लगाया जाता है। तो इंट्राडर्मल का जो इंजेक्शन है उसको हम 5 से 15 डिग्री पर लगाते हैं। इंट्राडर्मल का जो इंजेक्शन है उसको कितने डिग्री पर लगाते हैं, तो उसको हम कितने डिग्री पर लगाते हैं,
5 से 15 डिग्री पर इसको लगाया जाता है। IM जो है इंट्रामस्कुलर, उसको कितने डिग्री पर लगाया जाता है? 90 डिग्री पर लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस मार्ग से जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको कितने पे लगाया जाता है? 45 डिग्री पर लगाया जाता है। और जो ओरली जो लगाया जाता है, ओरली जो होता है, ओरली कैसा दिया जाता है? मौखिक वाला होता है, उसको इंजेक्शन मार्क से नहीं दिया जाता, तो उसमें कोई भी डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, किस वैक्सीन को कितने डिग्री पर दिया जाता है ना, तो ये आपको याद रखना है। आईडी का अगर औसत पूछते हैं कि आईडी औसतन कितने पर दी जाती है, तो औसतन 15 से 20 भी आ जाता है, 5 से 15 भी आ जाता है। इनका मेन दिया हुआ है, IM की सिरिंज होती है 90 डिग्री, SC की 45 डिग्री होती है, और एक होता है IV। IV का कौन होता है? 25 डिग्री। IV का कितना होता है? 25 डिग्री होता है। एक IV होती है इंट्रावीनस जिसको बोलते हैं, इसको 25 डिग्री पर लगाया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि किस वैक्सीन को लगाने की अवशोषण दर सबसे अधिक होती है? कौन सी वैक्सीन लगाने में सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है, सबसे देर में अवशोषित होती है, वो कौन सी होती है? किसकी अवशोषण दर सबसे ज़्यादा होती है? तो वो ID की ही होती है। ID मार्ग की अवशोषण दर सबसे ज़्यादा होती है। कितनी ID मार्ग की कितनी होती है? सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जाता है? देखो, तापमान की बात की जाए तो 2 वैक्सीन का तापमान बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। एक तो OPV का और TT का। बाकी की जितनी वैक्सीन होती हैं, OTT में DTT में DPD भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी टिटनेस शामिल होता है। बाकी की जितनी वैक्सीन होती हैं वो सारी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखाती हैं, जितनी भी टोटल वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होती है? गर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए इसको -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। और TT की वैक्सीन या टिटनेस वाली जो वैक्सीन होती हैं वो ठंड पे बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए उनको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो उसको 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। बाकी की जितनी वैक्सीन है उनको 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। MMR क्या होता है? MMR का मतलब होता है मम्स, मीजल्स और रूबेला। MMR वैक्सीन की शुरुआत कब से हुई थी? 2017 से इसकी देने की शुरुआत हुई थी। और MMR वैक्सीन की खोज किसने की थी? MMR वैक्सीन की खोज की थी हिलमैन ने। MMR वैक्सीन की खोज किसने की थी? MMR वैक्सीन की खोज हिलमैन ने की थी। और MMR जो वैक्सीन है वो किस मोड द्वारा दी जाती है? SC मोड द्वारा दी जाती है। किस मोड द्वारा दी जाती है? SC मोड द्वारा दी जाती है, या सबक्यूटेनियस मोड द्वारा दिया जाता है। सबक्यूटेनियस मोड द्वारा इसकी वैक्सीन को दिया जाता है। पहली जो वैक्सीन दी जाती है 12 से 18 महीने में, और दूसरी 16 से 24 महीने में इसकी वैक्सीन दी जाती है। बताते हैं कि दो खुराक इसकी दी जाती हैं। बताते हैं कि जो MMR वैक्सीन होती है वो मीजल्स के खिलाफ 93% तक इफेक्टिव रहती है, मतलब प्रभावी रहती है। और मम्स के खिलाफ 78% रहती है, और रूबेला के खिलाफ 97% इफेक्टिव रहती है। ये इसकी बात है कि MMR वैक्सीन जो है मीजल्स के खिलाफ 93% रहती है, मम्स के खिलाफ 78% रहती है, और रूबेला के खिलाफ 97% जो होती है उसके मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग में DPT का टीका लगाया जाता है? कहाँ, किस रोग में DPT का टीका लगाया जाता है? तो DPT का टीका डिप्थीरिया में भी लगाया जाता है, काली खांसी जिसको हम पर्टूसिस बोलते हैं उसमें भी लगाया जाता है, और टिटनेस में भी लगाया जाता है। तीनों ही बीमारी में DPT का टीका लगाया जाता है। बात करें हम DPT के टीके की, DPT का टीका किस मोड द्वारा लगाया जाता है? DPT का जो टीका है वो IM मोड द्वारा लगाया जाता है। IM मोड पर कितने डिग्री का कोण बनता है? IM मोड पर कितने डिग्री का कोण बनता है? IM मोड पर 90 डिग्री का कोण बनता है। IM मोड मतलब क्या होता है? ऐसा टीका जो पेशियों में लगाया जाता है, ऐसा टीका जो पेशियों में लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? IM मोड बोलते हैं। देखो, 3 तो इसके ऐसे टीके लगाए जाते हैं जो पेंटावैलेंट वैक्सीन के साथ लगाए जाते हैं, मतलब 6वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। 3 टीके इसके नॉर्मल लगाए जाते हैं जो बचपन में लगाए जाते हैं। 2 टीके इसके बूस्टर लगाए जाते हैं। 2 टीके इसके कैसे लगाए जाते हैं? 2 टीके इसके बूस्टर लगाए जाते हैं। जो पहला बूस्टर लगाया जाता है वो 16 से 24 महीने में लगाया जाता है। पहला बूस्टर कब लगाया जाता है इसका? 16 से 24 महीने में लगाया जाता है। और जो दूसरा बूस्टर इसका लगाया जाता है DPT का, वो 5 से 6 वर्ष में लगाया जाता है। दूसरा DPT का बूस्टर कब लगाया जाता है? 5 से 6 वर्ष में लगाया जाता है। 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में ये लगाया जाता है। किसके साथ? पेंटावैलेंट वैक्सीन के साथ लगाया जाता है। और ये कहाँ लगाया जाता है? बाईं मध्य जांघ में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? बाईं मध्य
जांग में लगाया जाता है, बाईं, ठीक है, बाईं मध्य जांग में लगाया जाता है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन ही पूरी कहाँ लगाई जाती है, बाईं मध्य जांग में लगाई जाती है। इसके अलावा डीपीटी का जो पहला बूस्टर रहेगा, डीपीटी का पहला बूस्टर भी बाईं मध्य जांग में लगाया जाएगा। पहला बूस्टर भी कहाँ लगाया जाएगा, बाईं मध्य जांग में पहला बूस्टर लगाया जाएगा। लेकिन डीपीटी का जो दूसरा बूस्टर रहेगा, जो 5 से 6 वर्ष में लगाया जाएगा, उसको हम दाहिनी भुजा पर लगाएंगे। उसको कहाँ लगाएंगे, उसको दाहिनी भुजा पर लगाएंगे। बाकी सारे को कहाँ लगाएंगे, बाएं जांग पर लगाएंगे। लेकिन जो दूसरा बूस्टर रहेगा उसको कहाँ पे लगाएंगे, दाहिनी भुजा पर लगाएंगे। बाकी को बाईं पर और वैसे को दाईं भुजा पर लगाएंगे। इस प्रकार से डीपीटी के टोटल कितने वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी के 5 दिए जाते हैं। IM मोड द्वारा दिया जाता है, कौन सा रहता है, 90 डिग्री। इसके अलावा ये किस प्रकार का टीका है, तो ये टॉक्साइड टीके में आते हैं। लेकिन अगर टॉक्साइड ऑप्शन में नहीं हो, सक्रिय या निष्क्रिय हो, तो इसका ऑप्शन आएगा निष्क्रिय। ये क्योंकि टॉक्साइड मतलब मरे हुए का जहर निकालना, तो ये किस प्रकार की वैक्सीन हो जाएगी, निष्क्रिय या टॉक्साइड प्रकार की वैक्सीन हो जाएगी डीपीटी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीपीटी, आपको आएगा ही आएगा। 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर में इसको रखा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि डीपीटी जो वैक्सीन की खोज किसने की थी। देखो, मोलर्स और निकोलस ने की थी। मोलर और निकोलस ने इसकी खोज की थी। चार्ल्स निकोलस ने इसको लास्ट में लेके आए थे। मोलर ने इसको अलग किया हुआ था, तो बैक्टीरिया से अलग किया हुआ था। तो दोनों ही को डीपीटी के टीके के रूप में जानते हैं। दोनों एक साथ नहीं देंगे, कोई भी एक आपको देंगे, या तो डीपीटी मोलर देंगे या निकोलस देंगे। चार्ल्स निकोलस, इन दोनों ने ही डीपीटी की वैक्सीन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, टीबी मुक्त बनाने का देश को लक्ष्य कब तक रखा गया है। देखो, भारत ने इसका लक्ष्य रखा है 2025 तक। और WHO ने कब तक रखा है, WHO ने रखा है 2030 तक। WHO ने 2030 तक रखा है। बात करते हैं हम सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2047 तक। सिकल सेल का कब रखा है, 2047 तक। 2017 की नीति में फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा था 2020, पहले 2017 रखा था। पहले 2017 का 17 में नीति आई थी, वो 17 ही रखा था, और फिर उसको 2020 कर दिया था। हेपेटाइटिस को उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक। एड्स को मध्य प्रदेश से हटाने का लक्ष्य रखा है 2028 तक। एड्स 2028 तक मध्य प्रदेश से उन्मूलन का लक्ष्य रखा हुआ है। ये उन्मूलन का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा, आपको ये अच्छे से कर लेना है, मतलब एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इस वाले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है, पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है वो कितने रोगों से बचाता है। नाम से ही पता चलता है, 5। पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 रोगों से बचाता है। एक तो होता है डिप्थीरिया, दूसरा होता है पर्टूसिस मतलब काली खांसी, तीसरा होता है टिटनेस, चौथा होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और पांचवा होता है इन्फ्लुएंजा टाइप बी या हिव इसको बोलते हैं। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की बीमारियों से बचाता है। इसको 6, 10 और 14 सप्ताह में इसकी 3 खुराकें दी जाती हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन की। पेंटावेलेंट वैक्सीन की कितनी खुराकें दी जाती हैं, 6, 10 और 14 सप्ताह में 3 खुराकें इसको दी जाती हैं। किस मोड द्वारा दी जाती है पेंटावेलेंट वैक्सीन, IM मोड द्वारा इसको दी जाती है। कहाँ और IM मोड वाला कितने डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री पर बनता है। और कहाँ पर दी जाती है, ये बाईं मध्य जांघ पर दी जाती है। कहाँ दी जाती है, बाईं मध्य जांघ पर दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है वो कब आई थी, इसकी खोज कब हुई थी पेंटावेलेंट वैक्सीन की, 2011 में पेंटावेलेंट वैक्सीन की खोज हुई। पेंटावेलेंट वैक्सीन को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में 2011 में शामिल किया गया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वैक्सीन को टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। पेंटावेलेंट वैक्सीन को कब शामिल किया है, 2011 में पेंटावेलेंट वैक्सीन को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है। 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है। कहाँ दी जाती है, बाईं मध्य जांघ पर दी जाती है। 5 बीमारियों से ये रक्षा की जाती है। किस मोड से दी जाती है, IM मोड से दी जाती है। IM मोड पर इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाते हैं, 90 डिग्री पर लगाते हैं इंजेक्शन।
अगला है पीसीवी वैक्सीन। पीसीवी क्या होती है? निमोनिया, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन इसको बोलते हैं। निमोनिया से ये रक्षा करती है। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया वायरल और बैक्टीरियल दोनों के कारण हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो फेफड़े होते हैं उसमें मवाद भर जाती है। फेफड़ों में क्या होती है, मवाद भर जाती है, जिससे पूरा का पूरा श्वसन तंत्र, लंग्स जो होते हैं प्रभावित होते हैं। पीसीवी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन होती है? सबसे पहले ये याद रखो, पीसीवी जो वैक्सीन होती है वो एक सक्रिय वैक्सीन होती है, या हम बोले तो लाइव वैक्सीन ये होती है ना। जीवित बैक्टीरिया के द्वारा ये बनाई जाती है, इसलिए इसको हम लाइव वैक्सीन बोलते हैं। और इसको किस मोड द्वारा दिया जाता है? पीसीवी वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा दिया जाता है। IM मोड द्वारा इसको दिया जाता है, मतलब 90 डिग्री पर इसको दिया जाता है। ये कब कब दी जाती है? जो निमोनिया की वैक्सीन है इसको कब देते हैं? इसकी टोटल खुराक देखो, नॉर्मल तो इसकी खुराक 3 होती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर इसकी 4 खुराकें भी दे दी जाती हैं बच्चों को। अगर बच्चे में ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, स्थिति ख़राब होती है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, वैसे इसकी 3 ही खुराक दी जाती है निमोनिया वैक्सीन की, है ना। तो याद रखिएगा न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात करें तो न्यूमोकोकल वैक्सीन कब दी जाती है? तो इसकी पहली खुराक दी जाती है 6वें सप्ताह में। न्यूमोकोकल वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? 6वें सप्ताह में दी जाती है। दूसरी कब दी जाती है? दूसरी दी जाती है 14वें सप्ताह में, और तीसरी दी जाती है 9 माह में। 6वें सप्ताह में, 14वें सप्ताह में और 9 महीने में। इस प्रकार से ये 3 बार ये दी जाती है, 6वें सप्ताह, 14वें सप्ताह और 9वें महीने में पीसीवी की जो खुराक दी जाती है। तो याद रखना है, पीसीवी की 3 खुराक दी जाती हैं। कब कब? 6वें सप्ताह में दी जाती है, 14वें सप्ताह में दी जाती है, 6वें सप्ताह में दी जाती है, 10वें सप्ताह में इसको नहीं दी जाती है ना। जैसे कि 6वें, 10वें, 14वां याद है आपको, तो निमोनिया का याद रखना, निम्मो को 10वें सप्ताह में नहीं देते हैं। निम्मो को 10 पसंद नहीं है तो निम्मो को 10वें सप्ताह में नहीं देते हैं। 6वें सप्ताह, 14वें सप्ताह और निमोनिया से नम्मा आ रहा है तो 9वें में ही आखिर तीसरी दी जाएगी। तो 6वें सप्ताह, 14वें सप्ताह और 9वें महीने में पीसीवी वैक्सीन दी जाती है। किस मोड द्वारा दी जाती है? IM मोड द्वारा पीसीवी की वैक्सीन को दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? इसको दाईं जांघ पर दिया जाता है। पीसीवी वैक्सीन को कहाँ पे दिया जाता है? दाईं जांघ पर पीसीवी की वैक्सीन को दिया जाता है। दाईं मध्य जांघ पर पीसीवी की वैक्सीन दी जाती है। न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन इसको बोला जाता है। इसको टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया? इसको टीकाकरण कार्यक्रम में 2017 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2017 में इसको शामिल किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में निमोनिया की वैक्सीन को कब शामिल किया? 2017 में किया गया। पीसीवी जो लगाने का मोड क्या है? किस मार्ग द्वारा न्यूमोकोकल वैक्सीन को लगाया जाता है? इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा लगाया जाता है। किसमें? इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा लगाया जाता है। 0.5 ml इसकी मात्रा दी जाती है। कैसी वैक्सीन है ये? सक्रिय वैक्सीन होती है। कितनी टोटल खुराक? वैसे इसकी 3 दी जाती है, लेकिन कभी कभी विशेष आवश्यकता पड़ने पर इसकी 4 खुराक भी दे दी जाती है। कब कब दी जाती है? अभी मैंने बताया 6वें सप्ताह, 14वें सप्ताह और 9वें महीने में इसकी खुराक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन की कितनी मात्रा दी जाती है? फ्रेंड्स, अभी भी आप अगर न्यू हैं और आप चाहते हैं सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना, तो आप अभी भी उन लोगों को पछाड़ सकते हैं जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। क्या होता है ना कि हर चीज़ पढ़ने से अपेक्षा वो चीज़ पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है जो सच में ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और सच में ही एग्ज़ाम में आना है। अगर आपने सपोज़ करो आपने ये 15 दिन जो भी, अभी तो आपका रिजल्ट, अभी तो आपका रोल नंबर भी नहीं आया, हो सकता है आपका एग्ज़ाम मार्च लास्ट में हो, आपको पूरा मार्च मिल जाए, हो सकता है आपका मिड मार्च में हो, 10 मार्च को हो, तो भी आपके पास बहुत दिन है। और अगर आपका 28 को भी है तो भी आपको दिन है। अगर आप स्मार्टली स्टडी करेंगे और आपको जो मतलब अगर आप चाहेंगे ना तो अभी भी आप कर सकते हो। मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर MPPSC वाला है, MPPSC वाले का इतना बड़ा सिलेबस रहता है, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, MP सब कुछ पढ़ने वाला भी चाहे तो 15 दिन में कर सकता है। तो आपका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा संक्षिप्त है, आप चाहें तो इसको 15 दिन में भी कवर कर सकते हैं। बट आप में जुनून होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए और पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। स्पेशली इसका पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है। वही टॉपिक करो जो आपको सच में ही इम्पोर्टेंट है। बाल विकास का CDP में बहुत ज़्यादा मत जाओ, प्रबंधन बहुत ज़्यादा मत करो। स्पेशली जो टॉपिक ज़्यादा टारगेटेड है उन पर ज़्यादा फोकस करो।
करंट के जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है टेलीग्राम पर है, 199 रुपये में है, केवल 199 रुपये में रोज़ रात को आपको टॉपिक वाइज टेस्ट वहाँ पर मिलते हैं। हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा लेकिन अगर आपको ट्रिक द्वारा थ्योरी भी पढ़ना है, ट्रिक द्वारा पूरा याद भी करना है, एमसीक्यू भी लेना है, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। उसमें बहुत शानदार तरीके से सारे ट्रिक्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज वहाँ तैयारी हो रही है और सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और एक हमने बनाया है हमारा प्रैक्टिस बैच, जैसे कि आपकी सारी तैयारी है, आपकी सारी तैयारी है, लेकिन आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू नहीं मिल पा रहे हैं कि अब आपको नहीं पता है कि किस टॉपिक से कैसे एमसीक्यू बनेंगे, तो आप हमारा प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं केवल 399 रुपये में। ये किसी एप्लीकेशन पे नहीं है, ये पूरा बैच आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना रहता है, हम टेलीग्राम पर ही आपको ग्रुप में ऐड करते हैं, वहीं पर ही टेस्ट होते हैं, वहीं पर ही वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वहीं पर ही आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। इतनी ज़्यादा हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे एग्ज़ाम तक, हर क्वेश्चन की, हर फैक्ट की, हर इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी भी आपके पास समय है, अगर आप स्मार्टली स्टडी करोगे तो आप ज़रूर कर पाओगे। बीसीजी वैक्सीन की कितनी मात्रा दी जाती है, पूछ रहे हैं। बीसीजी वैक्सीन को कितनी मात्रा दी जाती है, तो अगर ये जन्म के तुरंत बाद हम दे रहे हैं तो 0.05 ml दी जाती है, नहीं तो फिर 0.1 दी जाती है। अगर जन्म के तुरंत बाद दे रहे हैं तो कितनी दी जाती है, 0.05 दी जाती है। किस मार्ग द्वारा दी जाता है, आईडी मोड द्वारा दिया जाता है। आईडी कितने की होती है, 5 से 15 डिग्री पर आईडी मोड दिया जाता है बीसीजी को, वैक्सीन को। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो बीसीजी वैक्सीन को 0.05 ml दिया था, आईडी मोड द्वारा दिया जाता है। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन ने इसकी खोज की थी और इसको वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कब शामिल किया था, 1978-79 में इसको वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल कर लिया था। ठीक है, याद रखना बीसीजी का तपेदिक के लिए ये दिया जाता है, आईडी मोड द्वारा दिया जाता है। आईडी मोड में 5 से 15 डिग्री पर दिया जाता है, मात्रा 0.05 ml दी जाती है। इसके अलावा अब ये पूछते हैं कि जो बीसीजी वैक्सीन दी जाती है ये कहाँ पर दी जाती है, तो ये बाई भुजा के ऊपरी भाग में दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन जो जन्म के बाद हमेशा हर व्यक्ति के हाथ के पास एक निशान बना हुआ होता है, कंधे के पास, वो इसी वैक्सीन का बना हुआ था। बीसीजी वैक्सीन अपना निशान छोड़ देती है, तो बाई भुजा के ऊपरी भाग पर ये होता है। कहाँ होता है, बाईं भुजा के ऊपरी भाग पर बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन की दिशा कहाँ है, किस जगह पर दी जाती है, बाईं भुजा के ऊपरी भाग पर ये वैक्सीन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन जो है उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीडी जो वैक्सीन होती है जिसको हम टिटनेस डिप्थीरिया की वैक्सीन बोलते हैं, इसकी कितनी मात्रा दी जाती है। टीडी वैक्सीन की 0.5 ml की मात्रा दी जाती है। देखो, अगर बात की जाए बच्चों में, तो बच्चों में इसके 2 डोज दिए जाते हैं। बच्चों में इसके कितने डोज दिए जाते हैं, 2 डोज दिए जाते हैं। एक दिया जाता है जब बच्चा कितने साल का होता है, 10 साल का होता है, और एक कब दिया जाता है, जब बच्चा 16 साल का होता है। 10 साल और 16 साल में ये टीडी की वैक्सीन दी जाती है। किस मोड द्वारा देते हैं हम टीडी की वैक्सीन को, इंट्रामस्कुलर मतलब आईएम मोड द्वारा इसको दिया जाता है। कहाँ पे देते हैं टीडी की वैक्सीन को, दाहिनी भुजा पर देते हैं। टीडी की वैक्सीन को कहाँ पर देते हैं, दाहिनी भुजा पर टीडी की वैक्सीन को दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों की बात। दाहिनी भुजा को हम बोलते हैं डेल्टोइड, डेल्टोइड पेशी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आईएम मोड द्वारा हुई। बात करते हैं अगर हम गर्भवती माता की, तो गर्भवती माता को टिटनेस के 2 टीके लगाए जाते हैं जिसको हम TD1 और TD2 कहते हैं। पहला टीका जैसे ही पता लगे कि गर्भवती हो तुरंत लगवा लेना चाहिए। दूसरे टीके के बीच 4 सप्ताह का डिफरेंस होता है। पहले टीके और दूसरे टीके के बीच 4 सप्ताह का डिफरेंस होता है। यदि एक माता को एक दूसरा बच्चा होना है और पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच 3 साल का अंतराल, 3 साल से अंतर कम है, तो वो TD1 TD2 नहीं लगाएगी, जब वो TD बूस्टर लगवा लेगी। क्या लगवाएगी, TD बूस्टर लगवा लेगी। लेकिन यदि 3 साल से ज़्यादा अंतर है दूसरे बच्चे और पहले बच्चे में, तो TD1 और TD2 दोनों लगेंगे। 0.5 ml मात्रा दी जाती है, ऊपरी भुजा पर ये वैक्सीन दी जाती है। अगला है, रोटा वायरस की कितनी मात्रा दी जाती है। रोटा वायरस जो होता है
रोटा वायरस की खोज की थी रोथेन। रोथेन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। WHO ने इसको 2009 में मान्यता प्रदान की थी। WHO ने इसको मान्यता कब प्रदान की? 2009 में WHO ने इसको मान्यता प्रदान की थी। और 2016 में ये हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब जो हमारा UIP प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, उसमें इसको 2016 में शामिल किया गया है। रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो मौखिक दी जाती है। रोटा वायरस वैक्सीन कैसी दी जाती है? मौखिक दी जाती है और इसकी 5 बूंद दी जाती है। ठीक है। और रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है ये किस सप्ताह में दी जाती है, कब कब दी जाती है? तो 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में रोटा वायरस की वैक्सीन को देते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन कब कब दी जाती है? 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में रोटा वायरस की वैक्सीन को दिया जाता है। कितनी मात्रा दी जाती है? 5 बूंद इसकी मात्रा दी जाती है। ओरली ये दिया जाता है। 2009 में इसको WHO ने मान्यता प्रदान की। भारत जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें कब शामिल किया गया? 2016 में किया गया। कब कब दिया जाता है? 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में दी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रोथेन ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है रोटा वायरस की। ये सारी कब इसकी खोज हुई, कब इसको कार्यक्रम में शामिल किया गया, इसका आपका पूरा थ्योरी आपको इसकी मिल जाएगी। इसके अलावा ये पूरा बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसकी थ्योरी भी तैयार की है और इसके ये MCQ भी तैयार किए हैं जो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और एडवांस लेवल के भी जो MCQ हैं वो भी हमने सारे कवर करवाए हैं, तो वो भी सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रोटा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका कारण बनता है? ये दस्त का कारण बनता है। दस्त से याद आया कि यदि बच्चे को दस्त लग के आए हों तो क्या करना चाहिए कि माता को दूध में 14 दिन तक, अगर बच्चा 6 महीने का है तो 10 मिलीग्राम की जिंक की गोली माता को दूध में घोलकर पिला देनी चाहिए। कब तक पिलाना चाहिए? 14 दिन तक। लेकिन यदि बच्चा 6 महीने से 5 साल तक का है तो जो बच्चे को घोल के पिला देनी चाहिए दूध में 20 मिलीग्राम की गोली। 20 मिलीग्राम की गोली अगर बच्चा 6 महीने से 5 वर्ष तक का है तो दूध में जिंक की घुलने वाली दवाई आती है, तो वो गोली को दूध में डाल के घोल देना चाहिए और बच्चे को पिला देना चाहिए। लेकिन बच्चा अगर 6 महीने तक का है तो वो माँ के दूध पर डिपेंड करेगा, तो माता को पिला देना चाहिए, जिससे जिंक जो क्या करेगा, बच्चे के जो लूज मोशन हो रहा होगा उसको रोक लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है FIPV की पहली खुराक कितनी मात्रा दी जाती है? FIPV की खुराक जो होती है कब दी जाती है और कितनी मात्रा इसकी दी जाती है? जो FIPV का डोज है वो वही डोज होता है जो निमोनिया का डोज होता है। सबसे पहले तो कोई ये चीज़ याद रखना है कि FIPV और जो निमोनिया है वो एक ही होता है। ठीक है। FIPV देखो, जो पोलियो की वैक्सीन होती है, जो पोलियो वैक्सीन होती है, जो अपन ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज 1979 में हुई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में 1979 में आ गई थी। वैसे तो उसकी खोज 1955 में हो गई थी। तो पोलियो वैक्सीन जो होती है ना, 2 प्रकार की होती है। एक तो साल्क है और एक सॉवेन है। एक साल्क वाली है और एक जो सॉवेन वाली है। सॉवेन वाली जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाती है। सॉवेन वाली कैसी कहलाती है? ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाती है। और ये कैसी रहती है? ये सक्रिय रहती है। जबकि जो साल्क जो रहती है पोलियो वैक्सीन, ये कैसी रहती है? इसको हम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं, जिसका वर्तमान संस्करण आ गया है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन हो गया है। और ये कैसी होती है? ये निष्क्रिय होती है। ये कैसी होती है? ये निष्क्रिय होती है। दोनों ही पोलियो वैक्सीन होती हैं, लेकिन एक सक्रिय होती है और एक कैसी होती है? निष्क्रिय होती है। ये सक्रिय वाली जो होती है लंबे समय तक प्रतिरक्षा प्रदान करती है और निष्क्रिय वाली होती है कम समय तक करती है। लेकिन जो निष्क्रिय वाली होती है वो संक्रमक नहीं फैलाती। जैसे कि सॉवेन वैक्सीन को किसी बच्चे ने पिया और उसके बाय यूरिन बाहर निकला और किसी दूसरे बच्चे तक मच्छर मक्खी द्वारा पहुंच गया तो वो दूसरे बच्चे को भी संक्रमित कर देगा। जबकि इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होती हैं, जो निष्क्रिय वैक्सीन होती है, वो दूसरे बच्चे को संक्रमण नहीं फैलाती। पोलियो जो FIPV है, इसका मोड है ID मोड द्वारा ये दी जाती है, मतलब इंट्राडर्मल मोड द्वारा दी जाती है। और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो कैसी दी जाती है? वो ओरल दी जाती है, मौखिक रूप से ये दी जाती है जो ओरल पोलियो वैक्सीन है। ठीक है। साल्के की जो वैक्सीन होती है वो ID मोड। साल्के की वैक्सीन जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है इसको कब देते हैं? इसको देते हैं एक तो 6वें सप्ताह में देते हैं, एक 14वें सप्ताह में देते हैं और 9वें महीने में देते हैं। 6वें सप्ताह, 14वें सप्ताह और 9वें महीने में दी जाती है। जबकि जो सॉवेन की जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, सबसे पहले तो हम इसको
शुरू में ही दे देते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना, जीरो वाली डोज बच्चा पैदा होता है तभी दे देते हैं, जीरो वाली डोज। जबकि इसकी जो दूसरी खुराक होती है, दूसरी खुराक होती है जन्म के समय वाली, जन्म के तुरंत दूसरी वाली जो खुराक होती है, उसको हम छठवें, 10वें और 14वें सप्ताह में देते हैं। छठवें, 10वें और 14वें सप्ताह में इसकी देते हैं। और इसके फिर इसका एक पोलियो बूस्टर भी दिया जाता है। पोलियो बूस्टर जो होता है वो 16 से 24 महीने में दिया जाता है। पोलियो बूस्टर कब दिया जाता है? 16 से 24 महीने में दिया जाता है। पोलियो हमेशा कैसी दी जाती है? ओरल ही दी जाती है। और जो इंट्राडर्मल वाली होती है, जो FIPV जो वैक्सीन होती है, जब हम इसको छठवें और 14वें सप्ताह में देते हैं तो हम इसको दाहिनी भुजा पर देते हैं। FIPV को जांघ पर नहीं देते हैं, भुजा पर देते हैं, याद रखना। तो हम इसको कहाँ देते हैं? दाहिनी भुजा पर देते हैं। लेकिन जब हम इसको 90 महीने में देते हैं तो बाएं भुजा पर देते हैं। 90 महीने में देते हैं तो कहाँ देते हैं? बाएं भुजा पर देते हैं। और छठवें और 14वें सप्ताह में देते हैं तो कब कहाँ देते हैं? दाएं भुजा पर देते हैं। याद रखना, FIPV वैक्सीन को अगर छठवें और 14वें सप्ताह में दे रहे हैं तो दाईं भुजा पर दे रहे हैं, और 90 महीने में दे रहे हैं तो बाईं भुजा पर दे रहे हैं। FIPV की टोटल 3 ही खुराक दी जाती हैं। तो ये पूरा पोलियो वैक्सीन के बारे में डिटेल है। फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। पहली और दूसरी दाहिनी भुजा पर और तीसरी बाहीं भुजा पर, है ना, याद रखना। BCG वैक्सीन यदि जन्म के 1 महीने बाद देते हैं तो उसकी कितनी मात्रा दी जाती है? BCG वैक्सीन को अगर समय पर नहीं दिया हो और उसको जन्म के 1 महीने बाद दे रहे हैं तो उसको कितनी मात्रा दी जाएगी? 0.1 ml दी जाएगी। BCG वैक्सीन किस मोड द्वारा दी जाती है? इंट्राडर्मल मोड द्वारा दी जाती है। कितनी मात्रा शुरू में दी जाती है? इसकी 0.05 ml मात्रा इसकी शुरू में दी जाती है। लेकिन अगर नहीं दे पाते हैं समय पर तो 0.1 ml दी जाती है। बाईं भुजा पर ये दी जाती है। अगला है मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स से याद आया, सबसे पहले ये याद रखो कि मीजल्स वैक्सीन की शुरुआत कब हुई थी। मीजल्स वैक्सीन की जो शुरुआत हुई थी वो 1985 में हुई थी। मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में मीजल्स वैक्सीन को कब शामिल किया गया था? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में मीजल्स वैक्सीन को 1985 में शामिल किया गया था। मीजल वैक्सीन की पहली खुराक कब देनी चाहिए? 9वें महीने में मीजल्स वैक्सीन की पहली खुराक देनी चाहिए। इसको विटामिन A की वैक्सीन के साथ इसको दिया जाता है। किसकी? विटामिन A की वैक्सीन के साथ इसको दिया जाता है मीजल्स वैक्सीन को। और मीजल्स वैक्सीन की जो पहली खुराक दी जाती है वो कहाँ पे दी जाती है? किस मोड द्वारा दी जाती है? SC मोड द्वारा दी जाती है। SC मोड में कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का कोण बनता है। SC ये यहीं आपको याद करवाती जा रही हूँ बार बार बोल के, तो आपको दोबारा से देखना ही नहीं है। कहाँ पे दी जाता है? ये दाहिनी भुजा पर दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है? दाहिनी भुजा पर दी जाती है मीजल्स की वैक्सीन, याद रखिएगा। मीजल्स की वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है? दाहिनी भुजा पर दी जाती है। कहाँ पर? दाहिनी भुजा पर दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे दाहा या मुझे दाहा से याद रखो, मुझे दाल बहुत पसंद है। मीजल से याद रखो मुझे, और दाहा से याद रखो दाल। तो मुझे दाल बहुत पसंद है। भुजा से याद रखो बहुत, दाही भुजा से याद रखो दाल बहुत। मीजल से याद रखो मुझे दाल बहुत पसंद है। ऐसे आप याद रख सकते हो, दाहिनी भुजा। 1985 में इसको शामिल किया गया। हेपेटाइटिस बी वैक्स देते समय कितनी मात्रा लेनी चाहिए? हेपेटाइटिस वैक्सीन की जो मात्रा है 0.5 ml है। हेपेटाइटिस वैक्सीन किस मोड द्वारा दी जाती है? IM मोड द्वारा दी जाती है। सबसे पहले तो इसको हेपेटाइटिस की 0 वैक्सीन जन्म लेते समय ही बच्चे को दे देते हैं। हेपेटाइटिस की 1, 2 और जो 3 वैक्सीन है वो छठवें, 10वें और 14वें सप्ताह में हेपेटाइटिस वैक्सीन की दी जाती है। कब दी जाती है? छठवें, 10वें और 14वें सप्ताह में दी जाती है। बाईं मध्य जांघ में इसको दिया जाता है, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ। कहाँ पे दिया जाता है? बाईं मध्य जांघ में हेपेटाइटिस को दिया जाता है। हेपेटाइटिस वैक्सीन को टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया? 2002-3 में हेपेटाइटिस वैक्सीन को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। वैक्सीन को यदि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखें तो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा अगर नीचे रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। लेकिन कुछ वैक्सीन के लिए अब बात है, जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन। बाकी जो दूसरी वैक्सीन है उनके लिए ख़राब हो जाता है। एक पोलियो के लिए एक वैक्सीन वॉयल मीटर आता है। एक वैक्सीन वॉयल मीटर नीति भी आई है और वैक्सीन वॉयल मीटर भी आया। एक प्रकार की, इस प्रकार से एक बोतल आती है। बोतल में एक ढक्कन लगा होता है यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर एक कवर लगा हुआ होता है। ये ऊपर का जो कवर होता है ये बहुत ज़्यादा डार्क होता है।
वैक्सीन का जो ऊपर का ये बोतल का जो ऊपर का कवर होता है बहुत ज़्यादा डार्क होता है, और ये जो प्लेट बनी रहती है ये सफ़ेद कलर की होती है। इस ये जो बोतल होती है इसमें क्या होता है, वैक्सीन भरी हुई होती है। ठीक है, ये वैक्सीन बॉयल मीटर बता रही, वीवीएम का फुल फॉर्म याद रखना, वैक्सीन बॉयल मीटर। ठीक है, ये 2015 में आई थी ये नीति अपने यहाँ। इसमें क्या हुआ था कि ये दूर दराज क्षेत्रों में वैक्सीन रखे रहते हैं पता करने के लिए कि कहीं वैक्सीन ख़राब तो नहीं हो गई हो, तो इसका उपयोग करते हैं वैक्सीन बॉयल मीटर का। तो अगर एक स्थिति ऐसी आती है कि ये वाला जो कलर है, यहाँ का जो कलर है, ये वाला सेकेंड जो कलर है, ये फर्स्ट वाले कलर से क्या होता है, डार्क हो जाता है। फर्स्ट वाले कलर से डार्क हो जाता है। ऊपर का ढक्कन ज़्यादा डार्क होता है और नीचे वाले का लाइट होता है। ये वाला ढक्कन जो होता है लाइट होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ती जाती है वैक्सीन की, तो जो नीचे वाला ढक्कन है वो ऊपर वाले ढक्कन से भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। जब वो डार्क हो जाता है तो इसका मतलब वो वैक्सीन ख़राब हो जाती है, और उसको हम तीसरा चरण कहते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, जब जो वैक्सीन को हम बोतल में रखते हैं तो पहले ढक्कन और दूसरे ढक्कन का जो कलर होता है वो सेम हो जाता है, तो उसको दूसरा चरण कहते हैं। पहला चरण वो होता है जब ऊपर वाला डार्क ही रहता है और नीचे वाला लाइट ही रहता है, मतलब वैक्सीन सुरक्षित होती है। अगला है, वैक्सीन को यदि दीर्घकालीन समय तक संग्रह करना है तो किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए। वैक्सीन को यदि लंबे समय तक संग्रह करना है तो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। नॉर्मल जो इसका टेम्परेचर होता है वो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 2 से 4 डिग्री या 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो वैक्सीन का टेम्परेचर होता है वो सबसे सही होता है, सबसे सही टेम्परेचर उसको माना जाता है। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग कितने समय के बाद नहीं करना चाहिए। बीसीजी वैक्सीन को 4 घंटे के बाद उपयोग में नहीं लाना चाहिए। 4 घंटे के बाद बीसीजी को वैक्सीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो ख़राब होने का डर उसमें रहता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन कहाँ दी जाती है। पेंटावेलेंट जो वैक्सीन दी जाती है वो बाईं मध्य जांघ में दी जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन कहाँ दी जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है बाईं मध्य जांघ में दी जाती है। कहाँ दी जाती है पेंटावेलेंट वैक्सीन, बाईं मध्य जांघ में दी जाती है। 6वें 10वें 14वें सप्ताह में दी जाती है। किस मोड द्वारा दी जाती है, IM मोड द्वारा दी जाती है। अगला है, MR वैक्सीन जो होती है किस मोड द्वारा दी जाती है। MR वैक्सीन किस मोड द्वारा दी जाती है, SC मोड द्वारा दी जाती है। SC मोड पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। MR वैक्सीन कब कब दी जाती है। इसकी पहली डोज जो होती है वो 9 महीने में दी जाती है। इसकी पहली डोज जो होती है वो 9 महीने में दी जाती है, और दूसरी डोज जो होती है वो 16 से 24 महीने में दी जाती है। पहली डोज 9 महीने में, दूसरी 16 से 24 महीने में दी जाती है। MMR की वैक्सीन है, ये कहाँ दी जाती है, दाहिनी भुजा पर दी जाती है। कहाँ दी जाती है MMR की वैक्सीन, दाहिनी भुजा पर दी जाती है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि MR वैक्सीन किस मोड से दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है, दाहिनी भुजा पर दी जाती है, SC मोड द्वारा दी जाती है। FIPV में F का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है। ये फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है, मतलब ये निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन होती है। निष्क्रिय वैक्सीन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये कितने किस डिग्री कहाँ किस मोड द्वारा इसमें दी जाती है दवाई, वैक्सीन किस मार्ग द्वारा दी जाती है। इंटरनल डर्मल जो इंट्राडर्मल मोड होता है, अंतः त्वचीय मार्ग में दी जाती है। 5 से 15 डिग्री का इसमें कोण बनता है। और ये कब कब दी जाती है, 6वें में, 14वें में और 9वें महीने में दी जाती है। शुरू में जब दी जाती है तो ये दाईं जांघ में दी जाती है, और बाद दाईं भुजा में दी जाती है, और बाद में ये बाईं भुजा में दी जाती है। 9वें महीने में ये बाईं भुजा में दी जाती है। FIPV लगाने का मोड क्या अभी मैंने बताया था, ID मोड पे FIPV लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, DPT कहाँ लगाया जाता है। DPT मांसपेशी में लगाया जाता है। IM मोड पे DPT लगाया जाता है। अभी मैंने इसको बता चुकी हूँ आपको, मुलर ने और चार्ल्स निकोलन ने इसकी खोज की थी। निष्क्रिय और टॉक्साइड प्रकार की वैक्सीन है। अगर टॉक्साइड ऑप्शन में नहीं होगा तो ये निष्क्रिय वैक्सीन में आ जाएगी, लेकिन ये प्रतिरक्षा सक्रिय प्रदान करती है, तो ये निष्क्रिय वैक्सीन, लेकिन ये सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मतलब सक्रिय मतलब आपको एक प्रतिरक्षा प्रदान करती है जो आपके अंदर जो रोगों से लड़ने की शक्ति देगी आपको। टिटनेस जो डिप्थीरिया है उसकी वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है, दाईं भुजा पर लगाई जाती है। टिटनेस की वैक्सीन कहाँ पे लगाई जाती है, दाईं भुजा पर लगाई जाती है। IM मोड द्वारा लगाई जाती है, और 0.5 ml इसकी मात्रा दी जाती है। अगला है, किस टीके को फ्रीजर के अंदर नहीं रखना चाहिए। ये ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए इसको गर्म टेम्परेचर पर ही रखते हैं टिटनेस के वैक्सीन को। तो चाहे TT हो चाहे DPT हो, ये दोनों ही वैक्सीन को हम फ्रीजर के अंदर नहीं रख सकते। ये TT की जो वैक्सीन है वो सर्दी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, और OPV की जो वैक्सीन होती है वो गर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है।
फ्रेंड्स मैंने एक ई बुक तैयार करी, मतलब मैंने बहुत सारी ई बुक तैयार की आप लोगों के रिवीजन के लिए। उसमें से एक ई बुक मैंने तैयार की, भी मैं उसको बताती हूँ आपको। उसमें मैंने पूरी विभागीय योजनाओं को एमसीक्यू रूप में तैयार किया है। एक ई बुक तैयार की है जिसमें मैंने सारे अधिनियम के एमसीक्यू बनाए हैं, उसमें सारे अधिनियम के एमसीक्यू मिल जाएंगे। एक ई बुक में आपको सारे आईसीएमआर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। एक ई बुक में आपको सारा प्रबंधन का एमसीक्यू मिल जाएगा। एक ई बुक में आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पूरे एमसीक्यू मिल जाएंगे। एक में स्कूल पूर्व देखभाल के मिल जाएंगे। ये सब आपको हमारे बैच में ही मिलेंगे, सिंगल सिंगल पीडीएफ उपलब्ध नहीं। इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। उनका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी भी समय, अगर आपने वही एमसीक्यू ही पढ़ लिए ना, तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार की आपको एक ई बुक मिलेगी। इसमें करीब 1500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पूरी महा रिवीजन के लिए ये बनाया गया है आप लोगों को अगले 10-15 दिन के लिए। इसमें महिला बाल विकास की योजना मिलेंगी, पंचायत ग्रामीण विकास की मिलेंगी, न्याय विभाग की मिलेंगी, आदिवासी विभाग की मिलेंगी, स्वास्थ्य विभाग की मिलेंगी। 10 से 15 नंबर आपके इसी ई बुक से कवर हो जाएंगे। ये ई बुक आपको 2 से 3 दिन में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा केवल आप टेस्ट देना चाहते हैं, आपकी पूरी तैयारी हो गई है, हम टॉपिक वाइज बहुत शानदार टेस्ट ले रहे हैं डेली। 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं टेलीग्राम पर टेस्ट लिया जा रहा है। और जब तक आपकी तैयारी नहीं होती है, बार बार टेस्ट लिया जाता है। केवल 199 रुपये है इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको टेलीग्राम पर एक लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये स्वास्थ्य नीति और योजनाओं की ई बुक है। इसमें करीब 401 प्लस वन लाइनर हैं और 300 प्लस इसमें एमसीक्यू है। ये भी बहुत शानदार ई बुक है। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें स्वास्थ्य के सारे कार्यक्रम भी शामिल हैं। ये आपको आईसीएमआर की एमसीक्यू मिलेगी। इसमें करीब आपको 400 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, बहुत शानदार। इसके बाहर भी एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाल विकास के लिए हम आपको 2-3 ई बुक देंगे। एक स्कूल पूर्व शिक्षा की देंगे, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की देंगे, और एक में जितने भी देखरेख संस्थान हैं, बाल देखरेख संस्थान हैं, बाल नीतियाँ हैं, बाल कानून हैं, उनकी एक आपको ई बुक मिलेगी। बस आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये ई बुक आपको हमारे प्रैक्टिस बैच में मिल जाएंगे। ये टीबी और निमोनिया इस प्रकार से अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया है, दस्त के लिए, उल्टी के लिए, गर्भनाल संक्रमण, आंखों के संक्रमण के लिए इनको बनाया गया है। ये मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ऐसे 2 अलग अलग मिल जाएंगी आपको ई बुक। इससे आपका पूरा जनन तंत्र कवर हो जाएगा। ऐसे ही आपको पाचन तंत्र का मिलेगा और ऐसे ही आपको ग्रंथि और हार्मोन का मिलेगा। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के एमसीक्यू हैं, सेक्शन 4 के हैं। इसमें करीब 500 प्लस एमसीक्यू हैं। इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसमें सारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित संस्थान, अधिनियम, सारे प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा ये ग्रंथि और हार्मोन के 300 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। सुपर फास्ट प्रैक्टिस बैच है यहाँ पे। इसमें भी आपके सारा फैक्ट कवर रहेगा। ये अधिनियम की है, मैंने कल ही हमारे टेलीग्राम पर पहुंचा दी है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे वैसे ही आपको ये ई बुक में पिन की हुई मिल जाएगी। इसमें 2000 प्लस एमसीक्यू हैं। इसमें आपका मातृत्व लाभ अधिनियम हो, चाहे लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम हो, चाहे बाल विवाह हो, घरेलू हिंसा अधिनियम हो, किशोर न्याय अधिनियम हो, बाल श्रम अधिनियम हो, पॉक्सो अधिनियम हो, सब पूरे अधिनियम, सती प्रथा अधिनियम हो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सब पूरे टोटल अधिनियम इसमें कवर हैं। जितने भी एग्जाम में आने हैं सारा कुछ इसमें कवर किया गया है और बहुत ईजी लाइन, करीब 2000 प्लस एमसीक्यू है अधिनियम के लिए। आपको बस इसको ही कंप्लीट कर लेना, आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये नवजात के 200 प्लस एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, यही कवर करना है। विकास और पंचवर्षीय योजना के करीब 200 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे और एक प्रबंधन की आपको ई बुक मिलेगी। प्रबंधन में करीब आपको 1000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। आपको बस लास्ट के 10 दिन में उन्हीं की प्रैक्टिस करना है। आप हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप टेस्ट देंगे ना, तो आपको पढ़ने से ज़्यादा वो टेस्ट लगाने से याद हो जाएगा। जैसे ही आपकी गलती होगी तो आपको तुरंत याद होगा, और अब अगली बार दोबारा से दोगे वो टेस्ट तो आपका सही हो जाएगा। तो आप बार बार प्रैक्टिस करके भी उन क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। महा रिविजन महा प्रैक्टिस सेट है 399 का। इसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। संपूर्ण टॉपिक प्रैक्टिस 15,000 प्लस एमक्यू, धमाकेदार तूफानी सीरीज, टेस्ट सीरीज, ये सारा कुछ आपको मिलेगा और ये टेलीग्राम पर ही होगा। इसके अलावा ये 199 में आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और ये जो सारा चीज़ मिलता है, आपको क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके आपको मुझे बोलना है कि मैम हमें आपका बैच लेना है या आपको हमारा हम जीतेंगे बैच लेना है,
या आपको हमारा प्रैक्टिस बैच लेना है या आपको टेस्ट बैच लेना है, जो भी आपको मुझे लेना है बताएं। जैसे ही मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपका पेमेंट नंबर आएगा, वैसे ही मैं आपको मेरी टेलीग्राम लिंक से जोड़ दूंगी। 2 टेलीग्राम पेड हैं, एक में एक हम जीतेंगे बैच का रहेगा और एक का टेस्ट का रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस बैच लेते हैं तो एक प्रैक्टिस बैच का रहेगा और एक टेस्ट का रहेगा। ये 2 प्रकार के बैच रहेंगे और इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा तैयारी के लिए। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो आपको एक टेस्ट ग्रुप मिल जाता है। ये फ्रेंड्स हमारा सबसे अच्छा बैच है, हम जीतेंगे बैच है, निर्णायक दिनों के लिए है। इसमें हम इतनी शानदार ट्रिक करवा रहे हैं, ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करवा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक तैयार करवाया जा रहा है उसमें ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हैं, सारी विभागों की योजनाओं को ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा और फिर उनके एमसीक्यू भी दिए जाएंगे और फिर उनका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको केवल 499 में मिल रही है हमारे हम जीतेंगे बैच में। इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू ई बुक रहेगी, हर टॉपिक के हज़ारों प्रश्न रहेंगे, 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी रहेगी। कम समय में आप इसको पूरा कर सकते हो। अभी भी आपने हमारी केवल ई बुक ही कंप्लीट कर ली तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने केवल यही ही पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने हमारे एमसीक्यू लगा ली, लास्ट टाइम के प्रैक्टिस के लिए हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं और हम फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही वीडियो में लाती हूँ आपके लिए और वही मैं अपने बच्चों को करा रही हूँ। जो स्मार्ट स्टडी होती है, जो टॉपिक जहाँ से सच में ही पूछा जाना है वहीं पर ज़्यादा फोकस करना है, एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद कुछ भी पढ़ के नहीं करना है। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त कब घोषित कर दिया गया था? तो भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया था 2014 में। 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त कर दिया था। 2011 में पश्चिम बंगाल में इसका लास्ट केस देखा गया था, 13 जनवरी 2011 को देखा गया था और 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त कर दिया था। इसीलिए पोलियो दिवस भी मनाते हैं 27 मार्च को। 10 नवंबर को टीकाकरण दिवस मनाते हैं और भारत का जो टीका दिवस है वो कब मनाते हैं? 16 मार्च को भारत में टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व में कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। 27 मार्च 2014 को पोलियो उन्मूलन हो गया था पहली बार। 27 मार्च 2014 को 1995 में पहली बार 16 मार्च 1995 में दवाई पिलाई गई थी पोलियो की, है ना। 1995 में सबसे पहले पोलियो की दवाई पिलाई गई थी, ओरल पोलियो वैक्सीन। और 27 मार्च 2014 को पोलियो से भारत पूरी तरह से उन्मूलित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, जन्म के 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका देना चाहिए? जन्म बच्चे का होता है तो उसकी तुरंत बाद कौन सा टीका देना चाहिए? तुरंत बाद बीसीजी का टीका देना चाहिए। किसका? बीसीजी का। डीपीटी का तो कब दिया जाता है? 6 सप्ताह से स्टार्ट किया जाता है। बीसीजी का जन्म के 24 घंटे के अंदर ही देना चाहिए। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? विटामिन ए की पहली खुराक 9 से 12 महीने में दी जाती है। विटामिन ए को वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कब शामिल किया था? विटामिन ए को वैक्सीनेशन कार्यक्रम में 1990 में शामिल कर लिया था। विटामिन ए जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जीरोप्थैलेमिया रोग भी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। जब 9 से 12 महीने में इसकी मात्रा दी जाती है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसको ओरल मार्ग द्वारा दिया जाता है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद इसकी जो दूसरी वैक्सीन दी जाती है 16 से 24 महीने में, तब इसकी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। इसके बाद हर 6 महीने के अंतराल में विटामिन ए की वैक्सीन दी जाती है 5 साल तक। हर 6 महीने के अंतराल में 5 साल तक विटामिन ए की वैक्सीन दी जाती है। टोटल विटामिन ए की वैक्सीन बात की जाए, टोटल 9 वैक्सीन विटामिन ए की दी जाती है। टोटल कितनी दी जाती है? 9 वैक्सीन विटामिन ए की दी जाती है। रोटा वायरस जो कि दस्त के बचाव के लिए दिया जाता है, इसकी दूसरी खुराक कब दी जाती है? देखो, पहली खुराक कब दी जाती है? 6वें सप्ताह में दी जाती है। दूसरी कब दी जाएगी? 10वें सप्ताह में दी जाएगी। पहली 6वें सप्ताह में दी, दूसरी जो होगी 10वें सप्ताह में दी जाएगी। तो 10वां सप्ताह कब आता है? 10वां सप्ताह आता है। 10वां सप्ताह कब आएगा? किस महीने में होगा? देखो, शुरू का जो 6 सप्ताह होगा बच्चे का वो लगभग 1.5 महीने होगा और 10 सप्ताह कब होगा? लगभग 2.5 महीने में होगा। तो लगभग दूसरे महीने पर ये दी जाएगी। ऐसा ऑप्शन में नहीं देंगे, या तो 6वां देंगे या 10वां देंगे। विटामिन ए की कुल कितनी खुराक दी जाती है? 9 खुराक दी जाती है। पहली 9 महीने में लगभग दी जाती है, दूसरी 16 से 24 महीने। उसके बाद 5 साल तक हर 6 महीने के अंतराल में जो है विटामिन ए की वैक्सीन दी जाती है। कितनी दी जाती है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml दी जाती है। खसरे का प्रथम टीका किस विटामिन के साथ दिया जाता है? खसरे का प्रथम टीका विटामिन ए के साथ दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है डीपीटी का दूसरा बूस्टर कब दिया जाता है। दूसरा बूस्टर 5 से 6 महीने में दूसरा बूस्टर दिया जाता है। और पहला कब दिया जाता है। पहला दिया जाता है 16 से 24 महीने में। पहला 16 से 24 महीने में, दूसरा कब दिया जाता है 5 से 6 वर्ष में दिया जाता है। डीपीटी का दूसरा बूस्टर कहाँ पे दिया जाता है। दाहिनी भुजा पर दिया जाता है। डीपीटी का दूसरा बूस्टर कहाँ दिया जाता है। दाहिनी भुजा पर डीपीटी का दूसरा बूस्टर दिया जाता है। और डीपीटी का पहला बूस्टर कहाँ दिया जाता है। बाईं जांघ में दिया जाता है। और दूसरा बूस्टर कहाँ दिया जाता है। दाहिनी भुजा पर दिया जाता है। पोलियो से रक्षा के लिए ओपीवी के कुल कितने खुराक दिए जाते हैं। 5 खुराक दिए जाते हैं। 4 तो वैक्सीन दिया जाता है और 5वां जो होता है बूस्टर दिया जाता है। 5वां और ओपीवी का जो होता है 5वां बूस्टर खुराक दिया जाता है 16 से 24 महीने में। 16 से 24 महीने में क्या दिया जाएगा। बूस्टर दिया जाएगा। इसके अलावा जो शुरू के जो 3 रहेंगे ओपीवी 0 दिया जाएगा जन्म के तुरंत बाद ही। उसके अलावा दूसरा 6वें सप्ताह, तीसरा 10वें सप्ताह और चौथा 14वें सप्ताह में दिया जाएगा। ओरली माध्यम से दिया जाता है। सॉबिन ने इसकी खोज की थी 1961 में। लंबे समय तक क्रियाशील बनाए रखने के लिए ओपीवी को किस तापमान पर रखना चाहिए। ओरल वैक्सीन जो होती है गर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब आरंभ किया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब आरंभ किया, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई। सारे लोग इसका कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई। जिनको भी वीडियोस पसंद आते हैं सारे इसका आंसर दीजिएगा। और अभी भी अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं वही कीजिए, उन्हीं की ही मेन तैयारी कीजिए। फालतू का एक्स्ट्रा मत कीजिए। योजना बहुत अच्छे से पढ़िए, अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़िए, ये वैक्सीन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िए, कुपोषण को बहुत अच्छे से करिए। इनके जितने मैक्सिमम एमसीक्यू लगा सके उनको लगाइए, क्योंकि ये जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं यही आपको एग्जाम की तरफ लेके जाएंगे। विटामिन ए की वैक्सीन के बीच कितने समय का अंतराल रखा जाता है। 6 महीने का अंतराल विटामिन ए की वैक्सीन के बीच रखा जाता है। अगला है अल्बर्ट सॉबिन को किस नाम से जानते हैं। अल्बर्ट सॉबिन को ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। 1961 में उन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। और साल्क ने निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की खोज की थी 1955 में। उनको निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन के लिए जाना जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाके ये सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सुपरवाइजर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारा पैकेज लेना चाहते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6260190944 पर। आपको मुझे व्हाट्सएप करके बोलना है आपको जो भी बैच लेना है, हम जीतेंगे बैच लेना है, प्रैक्टिस बैच लेना है या टेस्ट सीरीज़ लेना है। तीनों ही बेस्ट हैं, अपनी अपनी जगह पे तैयारी पूरी है। टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, वीडियो नहीं पढ़ना है, थ्योरी से नहीं पढ़ना है, ट्रिक भी नहीं है, सब कुछ याद है आपको। तो आप एमसीक्यू वाला ले लीजिए, प्रैक्टिस एमसीक्यू कर लीजिए। एमसीक्यू भी हैं आपके पास, बस आपको प्रैक्टिस करना है तो केवल टेस्ट वाला ले लीजिए। तीनों में से आप कोई भी बैच ले सकते हैं। तीनों ही बैच बहुत ज़्यादा शानदार हैं, सिलेक्टेड हैं। और अब जो अगला जो समय आने वाला है जो 10-15 दिन, वो मैं इतना ज़्यादा रिविज़न कराने वाली हूँ आपको। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार जब तक आपको याद नहीं होता। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रबंधन के टॉपिक भी कराए जाएंगे। प्रीवियस राजस्थान और सुपरवाइजर के एग्जाम में जो आए होंगे वो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। सब कुछ यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रत्यक्ष तरीके से आपको टेलीग्राम पर पढ़ाया जाएगा, टेलीग्राम पर तैयारी कराई जाएगी। तो बहुत अच्छा तरीका है। साथ में व्हाट्सएप पर भी हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो जिनकी भी बिल्कुल तैयारी नहीं है या जिनकी पूरी तैयारी हो गई हो,
ट्रिक से याद करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि आज हम हमारे बैच में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं कराने वाले हैं। ग्रामीण विकास विभाग की करीब 50+ योजनाएं हैं। इन योजनाओं के क्या क्या फैक्ट बनते हैं, मोस्टली फैक्ट ही पूछे जाते हैं डेट की कंपैरिजन में। डेट को हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे, जो इसमें पूछा गया है उसको ट्रिक द्वारा याद कराएंगे, किस योजना का कितना बजट है ये याद कराएंगे, किस योजना का राज्य और केंद्र का हिस्सा कितना है। एक जगह पर आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, एक ही जगह पर आपको जाना और ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी का पहला बूस्टर कब दिया जाता है? अभी मैंने बताया जो पहला बूस्टर है 16 से 24 में, दूसरा 5 से 6 साल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीटी वैक्सीन की पहली खुराक गर्भावस्था में कब दी जाती है? टीटी वैक्सीन की जो पहली खुराक दी जाती है वो कब दी जाती है? गर्भावस्था की पहली पहचान होने के बाद दी जाती है। दूसरी इसके लगभग 4 सप्ताह बाद या 28 दिन बाद दूसरी खुराक इसकी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, खसरे के टीके की पहली खुराक कब दी जाती है? 9 महीने की उम्र में दी जाती है। किस मोड द्वारा दी जाती है? एससी मोड द्वारा दी जाती है। खसरे की खुराक किस रूप में दी जाती है? एससी मोड में दी जाती है। खसरे की खुराक, खसरे की जो शामिल कब की गई थी यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में? 2017 में इसको शामिल किया गया है। सर्वाधिक गर्मी संवेदनशील टीका, जो सबसे ज़्यादा गर्मी को सहन कर लेता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का जो टीका है सबसे ज़्यादा गर्मी संवेदनशील टीका होता है। सब क्यूटेनियस इंजेक्शन को कितने डिग्री पर दिया जाता है? सब क्यूटेनियस को 45 डिग्री पर दिया जाता है। 90 डिग्री पर आईएम को दिया जाता है। 15 से 30 डिग्री या 5 से 15 की डिग्री पर आईडी को दिया जाता है और 25 डिग्री पर आईवी को दिया जाता है। ये चारों वैक्सीन के कौन हैं? ये भी मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाए हैं आपको। अगर आप जैसे भूल जा रहे हो बार बार, तो आप वो ट्रिक वहाँ पे जाके आप मुझसे पिन करवा सकते हो वीडियो को, और पिन करवा के आप वो वैक्सीन वाला पूरा वीडियो देख सकते हो। ये एमसीक्यू पूरा पढ़ सकते हो। और इसके अलावा कुपोषण के भी करीब मैंने 100+ एमसीक्यू दिए हैं, बस वही पढ़ना है। आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये टीकाकरण से आपके 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक निपटा के अपने टॉप नंबर कंप्लीट करते जाओ। जो टॉपिक बड़े हैं उन पर तक विशेष ध्यान मत दो, जैसे कि सीडीपी वाला चैप्टर है। अंतरापेशी इंजेक्शन को मतलब कितने डिग्री पर लगाया जाता है? अंतरापेशी जो इंजेक्शन है वो 90 डिग्री पर लगाया जाता है। जेट ट्रैक विधि का उसमें उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? जेट ट्रैक विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें औषधि के अवत्वचीय ऊतकों में रिसाव को रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है। कितने पे लगाया जाता है? अंतरापेशी 90 डिग्री पर लगाया जाता है। आईडी इंजेक्शन जो होता है कितने डिग्री पर लगाया जाता है? 5 से 15 डिग्री पर आईडी इंजेक्शन लगाया जाता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन जिसको बोलते हैं। आईवी इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है? आईवी इंजेक्शन 25 डिग्री पर लगाया जाता है। कितने पर? 25 डिग्री पर। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी को कब शामिल किया? 2002-3 में इसको कर दिया गया था और 2009-10 में ये पूरे भारत में राष्ट्रीय क्षेत्र स्तर पर लागू हो गया था। फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए मनरेगा का। मनरेगा से आपके लगभग 2 क्वेश्चन बनना तय है। आज ही मैं कराने वाली हूँ ग्रुप में, तो उसका आपको यूट्यूब पर भी लेके आऊँगी। उसमें करीब कम से कम 70-80 क्वेश्चन बनेंगे मनरेगा के। तो आपको वो प्रश्न बहुत अच्छे से कर लेना है और अपने फैक्ट कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा कल मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था मध्याह्न भोजन योजना का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हेपेटाइटिस बी जो होता है उसको हम यकृत शोथ भी बोलते हैं। यकृत में सूजन आ जाती है, इसके कारण हेपेटाइटिस वायरस के कारण दोनों होने वाली बीमारी है। रक्त और यौन संपर्क द्वारा हेपेटाइटिस बीमारी जो है फैल जाती है। ये वायरस मनुष्यों के साथ साथ बंदरों के लीवर को भी प्रभावित करता है। मनुष्यों को तो करता ही है, बंदरों के लीवर को भी प्रभावित करता है। अगला आपको पहचानना है कि कौन सी वैक्सीन किस में दी जाती है। खसरे में कौन सी दी जाती है? एमएमआर की वैक्सीन दी जाती है। एमएमआर की वैक्सीन की खोज कब? देखो आपको यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एमएमआर की वैक्सीन की खोज कब हुई थी? 2017 में हुई थी। बात करते हैं क्षय रोग की। क्षय रोग में कौन सी दी जाती है? बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है। 1978-79 में ही इसको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया था। देखो दाद जो होती है जिसको हम सिंग्रिक्स या जोस्टावैक्स भी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? सिंग्रिक्स या जोस्टावैक्स। चिकन पॉक्स में कौन सा दिया जाता है? वेरिकोला वायरस दी जाती है। ये भी 1978-79 में ही आ गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैक्सीन की सारी बेरीसेला चिकन पॉक्स से बचाव करता है। एमएमआर खसरा, गलसू और रूबेला से बचाव करता है। और जो सिंग्रिक्स है
ये सिंग्रिक्स क्या करता है, जोस्टर वायरस के कारण, जोस्टर वायरस अगर पुनः से जैसे कि जो चेचक है, अगर एक बार वैक्सीनेशन हो गया उसके बाद फिर से उसमें दाद निकल आते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंग्रेस या जोस्टाटेक्स, मतलब फिर से दानों का उभरना। चेचक के बाद दोबारा से दानों को उभरने को हम जोस्टाटेक्स बोलते हैं। और इसके पुनर्सक्रियण को रोकने के लिए हम उस इनका सिंग्रिक्स या जोस्टावैक्स वैक्सीन का उपयोग करते हैं। दाद जो होती है वो चेचक के बाद ही उत्पन्न हो जाती है। बीसीजी का किसके लिए करते हैं, तपेदिक के लिए बीसीजी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छीण रोगजनक से टीका तैयार करने की तकनीक की खोज। छीण मतलब होता है कमजोर या जीवित, कमजोर या जीवित बैक्टीरिया से टीका बनाने की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने छीण रोगजनक से टीका तैयार करने की, लुई पास्चर ने बहुत सारे खोज की है, जैसे कि रेबीज की खोज इन्होंने की है। वॉन वेहिंग ने डिप्थीरिया की खोज की है, वॉन वेहरिंग ने किसकी की है, डिप्थीरिया की खोज की है। तो लुई पास्चर ने छीण रोगजनक से या एक कमजोर रोगजनक से टीकाकरण तैयार करने की खोज की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था। वैक्सीन शब्द एडवर्ड जेनर द्वारा गढ़ाया गया था। वैक्सीन शब्द किस भाषा का शब्द है, वैक्सीन जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है, लैटिन भाषा का शब्द है वैक्सीन। जेनर ने डैश का उपयोग करके चेचक के टीके का उपयोग किया था। जेनर ने काउपॉक्स के दानों में रोगजनक उत्पन्न करके चेचक का टीका तैयार किया था। जेनर ने किसका उपयोग करके चेचक के टीके का तैयार किया, काउपॉक्स के रोगजनक टीकों का उपयोग करके तैयार किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित टीकों को सुरक्षित क्यों माना जाता है, क्योंकि उनमें जो रोगजनक के आवरण के केवल एंटीजन होते हैं और कुछ नहीं होता जो हमें रक्षा प्रदान करते हैं, और कोई भी अवशेष गंदे बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं होते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इनमें केवल रोगाणु का एक क्षीण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण और टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या होता है। टीकाकरण और टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या होता है, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली पर आधारित होता है। जब किसी प्रतिरक्षित व्यक्ति पर कोई रोगाणु हमला करता है तो शरीर में मौजूद एंटीजन जो होते हैं, हमारे शरीर पर जैसे किसी ने आक्रमण किया, तो अगर हमने टीकाकरण अंदर लगाया है तो हमने उस बैक्टीरिया को अपने अंदर पहले से ही प्रविष्ट करा लिया है, तो वो क्या करेगा, हमारे बाहर जो होगा, हमारे बाहर से हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएगा, तो तुरंत एंटीजन पर हमला करता है। जबकि मेमोरी टी और बी कोशिकाएं लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी की एक विशाल फसल को जन्म देती हैं। ठीक है, तो टीकाकरण और टीकाकरण किसका मूल सिद्धांत है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति की संपत्ति पर आधारित होता है। गंदे वस्तुओं के संपर्क में आने पर चोट के तुरंत बाद एटीएस का टीका लगाते हैं। ये किससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है, एटीएस का जो टीका होता है, तो एटीएस मतलब टिटनेस के लिए हम इसको लगाते हैं। टिटनेस से ये सुरक्षा प्रदान करता है, एंटी टिटनेस सीरम इसको बोलते हैं। चोट के तुरंत बाद इसको लगा लेते हैं, सड़क में किनारे जा रहे हैं, घाव हो गया है, कोई कट लग गया है, तो हम इसको चोट लगने के तुरंत बाद हमें एटीएस का टीका लगाना चाहिए। अगला, एक बीमारी जिसके खिलाफ टीका केवल महामारी के दौरान ही किया जाता है, वो कौन सी बीमारी होती है, वो हैजा होती है। हैजा बीमारी को हम सामाजिक बीमारी भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली समाज में ये फैलती है, इसको हम सामाजिक बीमारी भी बोलते हैं, और इसको नीली मौत भी बोला जाता है। हैजा को क्या बोला जाता है, हैजा को नीली मौत भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, सामाजिक बीमारी भी बोला जाता है। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण ये होती है, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण हो जाती है। और ये कुछ महीनों, ये जब इसका टीकाकरण किया जाता है तो ये कुछ विशेष क्षेत्रों में हो जाती है गंदे दूषित पानी के द्वारा, और ये कुछ महीनों के लिए ही सुरक्षा प्रदान करती है। विशेष रूप से उन्हीं क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है जहाँ पर ये फैली होती है। इसमें क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र का क्लोरीनीकरण किया जाता है, पूरे क्षेत्र में क्लोरीन डाल दी जाती है, ओजोन उपचार किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खोज के लिए वॉन वेहिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वॉन वेहिंग ने निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर काम किया था। वॉन वेहिंग ने किस पे काम किया था, निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर काम किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वॉन वेहिंग ने किस पर काम किया था, निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर काम किया था। याद रखना, वेहिंग और निष्क्रिय
वेहिंग ने किस पे काम किया था? निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर काम किया था और उन्हें निष्क्रिय प्रतिरक्षा का जनक भी बोला जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का जनक किसको बोला जाता है? वॉन वेहिंग को निष्क्रिय प्रतिरक्षा का जनक बोला जाता है। याद रखना, निष्क्रिय प्रतिरक्षा जनक कौन है? वॉन वेहिंग है। अगला है, एमिल वॉन वेहिंग ने निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए एड्स से पीड़ित रोगी को कुछ टॉक्साइड सीरम इंजेक्ट किया। ये सही है या नहीं? देखो, जो वेहिंग थे उन्होंने डिप्थीरिया से जो पीड़ित रोगी थे उसमें कुछ टॉक्साइड सीरम इंजेक्ट किए थे। किसमें? जो डिप्थीरिया से पीड़ित, एड्स से पीड़ित में नहीं किए थे, उन्होंने डिप्थीरिया से पीड़ित में किए थे। जो लोग पहले से डिप्थीरिया से पीड़ित थे उन्होंने उसमें कुछ टॉक्साइड सीरम इंजेक्ट किया था। उन्होंने एक संक्रमित, डिप्थीरिया से संक्रमित एक भेड़ था, उस भेड़ से कुछ खून निकाला और सीरम को जमने देकर अलग कर दिया। उन्होंने इस सीरम को एक डिप्थीरिया से पीड़ित रोगी में इंजेक्ट किया, कुछ घंटों में वो सही हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज की थी। एड्स से पीड़ित रोगी में नहीं किया था, उन्होंने किस में किया था? डिप्थीरिया से मतलब पीड़ित था उसमें किया था। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के जनक कौन थे? अभी बताया, वॉन वेहिंग को निष्क्रिय प्रतिरक्षा का जनक कहा जाता है और लुई पास्चर को सक्रिय का कहा जाता है। ये मैं बता चुकी हूँ ये। अगला है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो किस कोशिकाओं के कारण होती है? किस प्रकार की कोशिकाओं के कारण होती है? जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो मेमोरी कोशिकाओं के कारण होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा किन कोशिकाओं के कारण होती है? जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो मेमोरी कोशिकाओं के कारण होती है। किसके? मेमोरी कोशिका के कारण सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, क्योंकि वो हमारे अंदर पहले से ही इंजेक्ट होती हैं और जब कोई बैक्टीरिया हम पे आक्रमण करता है तो वो सामने आ जाती हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है ये एक संवेदनशील टी कोशिकाएं होती हैं जो भविष्य के लिए, कभी कभी जीवन भर के लिए, एक एंटीजन विशिष्टता की स्मृति को बनाए रखती हैं। तो ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं? ये टी कोशिकाएं होती हैं। कौन सी टी कोशिकाएं ये होती हैं? अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैक्सीन का सबसे शुद्ध रूप होता है? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? पहली पीढ़ी में जो सक्रिय वैक्सीन होते हैं वो आ जाते हैं। निष्क्रिय वैक्सीन जो होती हैं वो दूसरी पीढ़ी में आ जाती हैं। तीसरी पीढ़ी में जो आजकल बनाए जा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट टीके वगैरह हैं, डीएनए आरएनए से जो टीके बनाए जाते हैं वो तीसरी पीढ़ी में होते हैं। और तीसरी पीढ़ी जो होती है वो सबसे शुद्ध पीढ़ी होती है। ये सबसे शुद्ध पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का जो टीका होता है सबसे शुद्ध होता है। उन्हें एक या दो विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करके आनुवांशिक रूप से तैयार किया जाता है। ये टीके शुद्ध एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं और रोग जनकों से निकाले जाते हैं। तो याद रखना, सबसे शुद्ध कौन सा होता है? तीसरी पीढ़ी होता है। और पहली पीढ़ी सबसे जो परंपरागत तरीका होता है वो पहली पीढ़ी का होता है। कौन सा प्रथम पीढ़ी टीके का मृत रूप नहीं है? देखो, मृत रूप पूछ रहे हैं तो डीपीटी कैसी है? डीपीटी तो टॉक्साइड है। इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है वो एक सक्रिय वैक्सीन होती है, तो ये नहीं होगी मृत। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मृत पूछ रहे हैं जबकि इन्फ्लुएंजा मृत नहीं होती, इन्फ्लुएंजा सक्रिय वैक्सीन होती है। डीपीटी हुए, टीएवी हुए, डीपीटी हुए, टीएवी हुए और साल्क वैक्सीन हुई, ये सभी पहली पीढ़ी वैक्सीन के मारे गए रूप होते हैं। जबकि इन्फ्लुएंजा के जो टीके होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। ये जो मारे गए होते हैं ना, ये दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं। जब पूर्व निर्मित एंटीबॉडी को सीधे शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है तो वो हमारे लिए किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? तो वो कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। पहले से बनाए गए टीके, पहले से बनाई गई किसी एंटीबॉडी को हमारे शरीर में अंदर प्रदान करना क्या कहलाता है? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मतलब कोई भी हम बना बनाई चीज़ें अपने अंदर कर रहे हैं तो वो कैसा कहलाएगा? आर्टिफिशियली कहलाता है। इसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। जैसे कि सांप ने हमको काट लिया तो सांप के काटने के बाद हम क्या करते हैं? तुरंत एंटी वेनम सीरम देते हैं। तो उसका ही बना हुआ, उसी सांप के ही शरीर से निकाला गया सीरम होता है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है और वो उसके ही बैक्टीरिया को काट देता है। कुत्ते के काटने के बाद भी एंटी रेबीज सीरम दिया जाता है। ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसको बोलते हैं। कौन सा रोग व्यक्ति को कोई भी प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता? चेचक तो करता है, सक्रिय ही होता है, खसरा भी करता है, कंठमाला भी करता है। सामान्य सर्दी जो होती है कोई भी प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता। एक व्यक्ति जो चेचक, खसरा या कंठमाला से ठीक हो गया हो
उन रोगाणुओं के खिलाफ वो सक्रिय प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है। यदि किसी को चेचक का वैक्सीन लग गया, चेचक से ठीक हो गया, खसरे से ठीक हो गया, मम्स से ठीक हो गया, तो आगे उसकी संभावना कम होती है, लेकिन सर्दी में ऐसा नहीं होता है। इन तीनों से अगर वो पीड़ित हो चुका है तो वो दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि इन रोगों की स्मृति कोशिकाएं उसके अंदर रहेंगी, लेकिन सर्दी में ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है IgA, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन गामा एंटीबॉडी शिशु या भ्रूण को निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है? ये प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। IgA जो होती है बच्चे को माँ से मिलती है, माता के दूध से मिलती है, और जो IgG होती है वो प्लेसेंटा द्वारा बच्चे को मिलती है। IgA और IgG एंटीबॉडी शिशु को या भ्रूण को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि हम बाहर से नहीं दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली आ रही हैं, तो ये कौन सी होंगी? निष्क्रिय होंगी। स्तनपान के शुरुआती दिनों में माँ द्वारा जो कोलेस्ट्रम निकलता है उससे शिशु की सुरक्षा कौन करता है? IgA करती है। और गर्भावस्था के दौरान जो प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को IgG सुरक्षा मिलती है। तो IgG किसकी मिलती है? IgG कौन सी है? इम्यूनोग्लोबिन जो गामा है वो किससे मिल रही है? प्लेसेंटा द्वारा मिल रही है। और IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फा है वो किसके द्वारा मिल रही है? माता द्वारा मिल रही है, माता के दूध द्वारा मिल रही है। किस प्रकार की वैक्सीन VCG से संबंधित है? VC जो है वो लाइव वैक्सीन होती है, जीवित वैक्सीन होती है, जो एक जीवित बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाती है। टीके के दो मेन रूप होते हैं, और तीसरा एक बनाया जाता है, वो होता है टॉक्साइड। तीसरा कौन सा होता है? टॉक्साइड होता है। मृत जीवों में टाइफाइड है, जहाँ पर्टूसिस, रेबीज और पोलियोमाइलाइटिस आ जाता है। जीवित टीकों में BCG, रूबेला, खसरा और पोलियो आ जाता है। और टॉक्साइड जो टीके होते हैं मृत में कौन कौन से आ जाते हैं? टाइफाइड सक्रिय भी होता है और निष्क्रिय भी होता है। टाइफाइड दोनों प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो हैजा होता है वो भी मृत में ही आ जाता है। हैजा जो वैक्सीन है वो कैसी है? मृत में ही होती है। पर्टूसिस जो वैक्सीन है वो भी मृत में ही होती है ना। और रेबीज जो होती है वो भी मृत में ही होती है। इसके अलावा जीवित में कौन सी आ जाएगी? जीवित में बी जो उम्र भर के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, गंभीर बीमारी के लिए जो वैक्सीन दी जाती है ना, वो जीवित वैक्सीन में आ जाती है। अगला है वैक्सीन शब्द जो है वो किस शब्द कहाँ से लिया गया है? वैक्सीन जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। वैक्सीन कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से वैक्सीन शब्द को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा टीका फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए? तो डिप्थीरिया का नहीं रखना चाहिए, पर्टुसिस का नहीं रखना चाहिए, टिटनेस का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी के प्रति संवेदनशील होते हैं और जल्दी खराब हो जाएंगे। टीकों को सामान्य तक किस पर रखना चाहिए? किस टेम्परेचर पर? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर टीके को रखना चाहिए। जनरली ये स्थिति होती है कितना? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ये पढ़ लो। दीर्घकालिक समय तक अगर रखना हो तो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र में यदि रेफ्रिजरेटर का तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस है तो अधिकतम हम उसको 5 सप्ताह तक संग्रहित कर सकते हैं। कितना है? अगर 4 से 8 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको 5 से 10 सप्ताह तक 5 सप्ताह तक संग्रहित कर सकते हैं। पोलियो का टीका सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है ऊष्मा के प्रति। भारत में टीके का जो संग्रह है वो कोल्ड चेन के द्वारा होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। उपकेंद्र और ग्राम स्तर पर भी जो कोल्ड चेन होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसके विफल होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। खसरे से बचाने के लिए बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है? MR का टीका दिया जाता है, और सबसे पहले 9वें महीने में विटामिन A के साथ दिया जाता है। सब क्यूटेनियस मोड से दिया जाता है। बच्चे को जो BCG की जो वैक्सीन है वो कितनी दी जाती है? बच्चे को BCG का एक ही टीका दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद इसको तपेदिक का वैक्सीन लगाया जाता है। चिकन पॉक्स की ऊष्मायन अवधि लगभग कितनी होती है? तो चिकन पॉक्स की ऊष्मायन अवधि जो होती है लगभग जो होती है 7 से 21 दिन होती है। लगभग 7 से 21 दिन चिकन पॉक्स की ऊष्मा अवधि होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार वीडियो था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे ये टीकाकरण को लेकर। किस मोड से कौन सा टीका दिया जाता है, कितने कोण पर लगाया जाता है, ये सारा मैंने समझा दिया है। ये PDF अगर आप चाहते हैं तो ये हमारे बैच में उपलब्ध हो जाएगी, तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये पूरी PDF भी मिल जाएगी और ये सारी ई बुक भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।